नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है समय बड़ा बलवान होता है। अरे बंशीधर बाबू, आइए आइए, बड़े दिनों बाद दर्शन दिए आपने। पहले तो आए दिन सब्जियां लेने आ ही जाते थे। सब्जी वाले श्यामलाल ने कहा, अरे श्यामलाल, दो बूढ़े लोग कितनी सब्जियां खा लेंगे। फिर महंगाई भी तो दिन ब दिन बढ़े जा रही है, ज़्यादा खर्चा क्यों करना। बंशीधर बाबू ने जवाब दिया, यह तो बात है बाबूजी। अच्छा बताइए, कौन कौन सी सब्जी दूं? सब्जी वाले ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। तो कुछ सोचते हुए बंशीधर बाबूजी ने बोला, बस 1 किलो प्याज और आधा किलो आलू ही दे दो। 1 फूलगोभी भी डाल देना। ठीक है बाबूजी, 200 रुपये हो गए। सब्जियों के साथ धनिया पत्ती और हरी मिर्च डालते हुए सब्जी वाले श्यामलाल ने कहा। तो बंशीधर जी ने संकोच भरी नज़रों से उसकी ओर देखा और अपने कुर्ते की जेब से 100 रुपये निकाले और बोले, श्यामलाल, अभी यह 100 रुपये ही रख लो। पैसे तो मैं ज़्यादा लेकर आया था, लेकिन पहले दवाइयाँ खरीदने चला गया। दवाइयों की कीमतें भी इतनी बढ़ गई है कि सारे पैसे वहीं खर्च हो गए। 100 फिर दे दूँगा। तो श्यामलाल जी बोला, बाबूजी, वर्षों से आप मुझसे ही सब्जियां खरीद रहे हैं। आपसे कभी पैसे मांगे हैं मैंने? जब पैसे हो तब दे देना। अभी आप यह 100 भी रख लीजिए। अरे नहीं श्यामलाल, मैं 1-2 दिन में आता हूँ। कहते हुए बंशीधर बाबूजी सब्जियां लेकर घर वापस लौट आए। अरे आप आ गए। अरे यह क्या, आप तो पसीने से पूरी तरह भीग चुके हैं। पैदल गए थे क्या सब्जियां खरीदने? बंशीधर लाल जी की पत्नी लक्ष्मी जी ने पूछा। तो बंशीधर लाल जी ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर लक्ष्मी जी बोले, कितनी बार आपको कहा है कि ऑटो कर लिया करो, लेकिन आप मानते कहाँ हैं। और यह क्या, आप तो सब्जियां लेने गए थे, बस आलू प्याज लेकर वापस लौट आए। और क्या करता लक्ष्मी, जेब में सिर्फ 100 रुपये थे। यह सब्जियां भी उधार लेकर आया हूँ। अपनी इज्जत बचाने के लिए सब्जी वाले को भी झूठ बोलना पड़ा कि पैसे तो लाया था, पर दवाइयों पर खर्चा हो गए। कहने को तो IAS ऑफिसर बेटे का बाप हूँ, लेकिन जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं। कहते कहते बंशीधर लाल जी की आंखें नम हो गई। तो लक्ष्मी जी बोली, अरे पेंशन के पैसे ख़त्म हो गए थे तो नयन को फ़ोन करके पैसे भेजने को कह देते। पेंशन आने में तो अभी 2-3 दिन बाकी है। लेकिन लक्ष्मी, उसे खुद भी तो समझना चाहिए ना कि माँ बाप के प्रति भी उसके कुछ कर्तव्य हैं। पेंशन के तौर पर जो 1000 मुझे प्रति माह मिलते हैं, उसमें भी 10 लाख का लोन की किस्त के रूप में चले जाते हैं। वो लोन जो मैंने कभी अपने बेटे की पढ़ाई के लिए लिया था, उसे मैं आज तक चुका नहीं पाया हूँ। और महंगाई इतनी है कि इतनी कम आय में इस महानगर में रहना नामुमकिन है। जिस बेटे का कैरियर बनाने के लिए हम लोगों ने अपनी इच्छाओं का गला घोट दिया, वही बेटा आज अपने माँ बाप को छोड़कर अपना अलग बंगला बनाकर उसमें ठाठ से रह रहा है। क्यों, क्या हमें बुढ़ापे में अपने बच्चों के साथ की ज़रूरत नहीं थी? बंशीधर लाल जी ने दिल की कड़वाहट शब्दों के जरिए बाहर आई। तो लक्ष्मी जी के दिल में छुपा दर्द भी आंसुओं के जरिए बाहर आने को बेताब हो उठा। परंतु जैसे तैसे उन्होंने अपने आंसुओं को छुपाते हुए चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कुराहट लिए अपने पति को समझाने की कोशिश की। अरे आजकल के बच्चे अपनी मर्जी के मालिक हैं। वह अपने तौर तरीके से रहना चाहते हैं और इसमें हर्ज ही क्या है। बच्चे खुश रहे, माँ बाप की खुशी तो इसी में है। बस भी करो लक्ष्मी, क्यों अपने बेटे की करतूतों पर पर्दा डाल रही हो? बंशीधर लाल जी ने गुस्से में कहा। तो लक्ष्मी जी कुछ देर के लिए शांत हो गई और फिर उन्हें प्यार से समझाने लगी, अजी
मैं आपकी सब बातों को भली भांति समझती हूँ, लेकिन बड़े सयाने कह गए हैं कि जब किसी पर जोर ना चले तो खुद को ही समझा लेने में ही भलाई है। अब चलिए अपने बेटे को फ़ोन लगाइए। बंसीधर लाल जी के हाथों में मोबाइल देते हुए लक्ष्मी जी बोली और उनके पास सोफे पर बैठ गई। बंसीधर लाल जी ने फ़ोन लगाया, परंतु बेल जाती रही, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। बहुत बार कोशिश करने के बाद आखिरकार उनके बेटे नयन ने फ़ोन उठाया, परंतु इससे पहले कि बंसीधर लाल जी कुछ कहते, नयन बोला, पिताजी मेरे पास अभी बिल्कुल भी समय नहीं है, मैं आपसे कल बात करता हूँ। ऐसा कहकर उसने फ़ोन रख दिया। क्या हुआ, फ़ोन नहीं उठाया क्या? लक्ष्मी जी ने पूछा। तो बंसीधर लाल जी बोले, अरे नहीं, फ़ोन तो उठाया था, लेकिन समय नहीं है तुम्हारे लाडले के पास, कहता है कल बात करूँगा। हाँ, बड़ा अफसर जो है, किसी ज़रूरी काम में होगा, चलो मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। कहते हुए लक्ष्मी जी रसोई घर में चली गई। अगले दिन बंसीधर लाल जी अपने बेटे के फ़ोन का इंतज़ार करते रहे, लेकिन उसका फ़ोन नहीं आया। ऐसा भी क्या बिजी है जो माँ बाप को एक फ़ोन तक नहीं कर सकता? तुम्हारा बेटा, बंसीधर लाल जी उदासी भरे स्वर में बोले। तभी उनका मोबाइल बज उठा तो लक्ष्मी जी ने कहा, देखा, इतना भी बुरा नहीं है हमारा बेटा जितना आप समझते हैं। अरे तुम्हारे बेटे का फ़ोन नहीं है, हमारे पुराने पड़ोसी मिस्टर शर्मा जी का है। कहते हुए बंसीधर लाल जी ने फ़ोन उठाया तो दूसरी ओर से आवाज़ आई, अरे भाई बंसीधर लाल, कैसे हो? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है, बंसीधर लाल जी ने कहा। तो मिस्टर शर्मा बोले, अगर सब ठीक है तो कल पार्टी में क्यों नहीं आए आप लोग? यह बात सुनकर बंसीधर लाल जी बिस्मिल स्वर में बोले, पार्टी? कैसी पार्टी? अरे भाई, तुम भी कमाल करते हो, कल तुम्हारे बेटे बहू की मैरिज एनिवर्सरी थी, इतनी शानदार पार्टी दी थी उन्होंने। यह बात सुनकर तो बंसीधर लाल जी को जैसे काटो तो खून नहीं, उनका पूरा शरीर शून्य सा पड़ गया था। तभी मिस्टर शर्मा बोले, क्या हुआ बंसीधर लाल, कहाँ खो गए? फिर खुद को संभालते हुए बंसीधर लाल जी बोले, हाँ हाँ, वह बच्चों ने बुलाया तो था, लेकिन उस दिन मेरे सिर में दर्द बहुत था, इसीलिए जाने का मन नहीं किया, और वैसे भी बाहर का खाना हमें कुछ खास अच्छा नहीं लगता। तो मिस्टर शर्मा बोले, वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी मिस्टर बंसीधर लाल जी, आज आपका बेटा जिस मुकाम पर पहुंचा है, सब आपके बरसों की तपस्या का ही फल है। बड़े बड़े लोग के साथ उठना बैठना है आपके बेटे का, और अब तो उसे नौकरी में और भी तरक्की मिल गई है, सब आपकी मेहनत का ही नतीजा है। मिस्टर शर्मा कहते जा रहे थे और बंसीधर लाल जी नम आंखें लिए वह सब बातें सुनते जा रहे थे। कुछ देर मिस्टर शर्मा से बातें करने के बाद जब बंसीधर लाल जी ने फ़ोन रखा तो लक्ष्मी जी आश्चर्यचकित होते हुए बोली, ये आप फ़ोन पर झूठ क्यों बोल रहे थे जी? कल आपको सर दर्द कब हुआ? फिर बंसीधर लाल जी ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, लक्ष्मी, कल हमारे बेटे बहू की मैरिज एनिवर्सरी थी। कल रात को हमारे अफसर बेटे ने 5 स्टार होटल में पार्टी दी थी। अपने दोस्तों और जान पहचान वालों को इसी काम में व्यस्त रहा होगा हमारा बेटा, जो हमसे बात करने के लिए भी उसके पास समय नहीं था। यह सुनकर लक्ष्मी जी हैरानी से बोली, अरे हाँ, कल तो 12 अगस्त थी। 12 अगस्त को तो बच्चों की एनिवर्सरी होती है, हम भूल कैसे गए उन्हें विश करना? शायद बच्चे हमसे नाराज होंगे तभी। तुम भी हद करती हो लक्ष्मी, हमने विश नहीं किया तो क्या तभी उन्होंने हमें पार्टी में नहीं बुलाया? असल बात तो यह है कि उन हाई सोसाइटी के लोगों के बीच हमें बुलाकर वो अपनी बेइज्जती करवाना नहीं चाहते थे। मिस्टर शर्मा बता रहे थे,
कि पार्टी में शहर के बड़े बड़े रसूलदार लोग आए हुए थे। तुम ही बताओ लक्ष्मी, अब मैं उन्हें झूठ ना बोलता तो और क्या कहता कि हमारे बेटे ने अपनी पार्टी में अपने माँ बाप को न्योता तक नहीं दिया। अभी बंशीधर लाल जी अपनी पत्नी को यह सब बातें बता ही रहे थे कि उनके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आने लगे। देखा तो मिस शर्मा ने रात की पार्टी की कुछ तस्वीरें और वीडियो व्हाट्सएप पर आया। बंशीधर लाल जी और लक्ष्मी जी देखकर हैरान हो गए। पार्टी वाकई बहुत शानदार थी। बहुत बड़े बड़े मंत्री और सेलिब्रिटीज आए हुए थे। नयन के दोस्तों और जान पहचान के लोगों के अलावा उनकी बहू के माता पिता और अन्य रिश्तेदार भी पार्टी में शामिल थे। एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में एक बहुत बड़ा केक रखा गया था। केक काटते समय बहू के माता पिता उन दोनों के साथ खड़े थे। यह सब देखकर बंशीधर लाल जी और लक्ष्मी जी जैसे निशब्द से रह गए। अगले 2 दिन बड़ी मुश्किल से उन्होंने घर का खर्चा चलाया। तीसरे दिन बंशीधर लाल जी के हाथ में पेंशन आई तो सबसे पहले सब्जी वाले के पैसे देने चले गए। जैसे ही घर जाने के लिए मुड़े तो हमेशा की तरह रास्ते में फलों की एक दुकान पर रुक गए। जैसे ही अंदर गए तो दुकानदार, जिसका नाम भोलू था, अपनी कुर्सी से उठकर उनके पैर छूने लगा तो बंशीधर लाल जी ने उसे अपने गले से लगा लिया। कैसे हैं आप काका? दुकानदार ने पूछा तो बंशीधर लाल जी बोले, अच्छा हूँ बेटा, बहुत दिनों से तुमसे मुलाकात नहीं हुई थी तो मिलने चला आया। काम धंधा तो ठीक चल रहा है ना? हाँ काका, आपकी मेहरबानी और ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। कहते हुए भोलू बंशीधर लाल जी के लिए कुछ फल डालने लगा। अरे नहीं बेटा, फलों की ज़रूरत नहीं है। अरे काका, खाया पिया करो, कमज़ोर होते जा रहे हो। कहते हुए दुकानदार ने फलों का लिफाफा भर कर उनके पास रख दिया। लेकिन भोलू बेटा, जितने पैसे लाया था वो तो सब खर्चे हो गए। क्यों शर्मिंदा करते हैं काका? आपके प्रताप से ही तो मैं आज अपने पैरों पर खड़ा हूँ। मैं भूला नहीं हूँ, जब कोई मेरी मदद करने को तैयार नहीं था तो आपने ही तो मेरी मदद की थी। 8 वर्ष पहले जब मेरे पिता का साया मेरे सर से हट चुका था और मेरी माँ बीमार थी तो एक पैसा भी नहीं था मेरे पास उनके इलाज के लिए, और पैसा कमाने के लिए मैं चोरी का रास्ता अपनाने को मजबूर हो गया था। तब आपने ना सिर्फ मेरी माँ के इलाज में मेरी मदद की, बल्कि मुझे यह कारोबार भी शुरू करवाया था। आपके उन एहसानों का बदला तो मैं अपने उम्र भर नहीं चुका सकता। कुछ देर भोलू के साथ हालचाल बांटकर बंशीधर लाल जी अपने घर वापस लौट आए। कुछ दिन यूं ही बीत गए। एक दिन सुबह सैर करके घर लौटे तो बंशीधर लाल जी बोले, अरे यह क्या लक्ष्मी, तुम अभी तक सोई हो? तबीयत तो ठीक है ना? तो लक्ष्मी जी बोली, पता नहीं जी, फिर से सीने में जलन हो रही है। अरे लक्ष्मी, कितनी बार तुम्हें कहा है कि चल कर एक बार डॉक्टर से चेकअप करवा लेते हैं, लेकिन तुम मानती ही नहीं। अब खर्चे के डर से अपनी सेहत को तो नज़रअंदाज नहीं कर सकते ना। आज तुम्हें डॉक्टर के पास चलना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं डॉक्टर को घर पर ही ले आऊँगा। जिद करके बंशीधर लाल जी लक्ष्मी जी को पास में रहने वाले अपने फैमिली डॉक्टर के पास ले गए। लेकिन डॉक्टर ने चेकअप करके बताया, मामला कुछ गंभीर है, आप इन्हें किसी बड़े अस्पताल में दिखाइए। यह सुनकर बंशीधर लाल जी चिंता में पड़ गए, यह सोचकर कि बड़े अस्पताल में खर्चा भी बड़ा होता है, लेकिन इतने पैसे उनके पास नहीं थे। डॉक्टर से चेकअप कराकर जब घर लौटे तो बंशीधर लाल जी ने फिर से अपने बेटे को फ़ोन लगाया। हेलो बेटा। हाँ पिताजी, कैसे हैं आप? बड़े दिनों से कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ समय निकाल कर आप लोगों से मिलने आ सकूँ।
लेकिन क्या करूं, हर बार कोई न कोई काम निकल ही आता है। बेटा, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ माँ को? नयन ने पूछा तो बंशीधर लाल जी उदासी भरे स्वर में बोले, कुछ दिनों से बीमार चल रही है तुम्हारी माँ। डॉक्टर ने बड़े अस्पताल में दिखाने की सलाह दी है, और तुझे तो पता ही है कि इतने पैसे मेरे पास नहीं हैं। तो पिताजी, उन्हें डॉक्टर पाठक के पास ले जाइए ना, मैं उनसे बात कर लूँगा। हाँ बेटा, वह तो ठीक है, लेकिन अगर वह टेस्ट करने के लिए बोलेंगे या फिर किसी और अस्पताल में जाने को कहेंगे तो पैसे तो चाहिए होंगे ना। अरे पिताजी, पूरे शहर में आप कहीं भी इलाज करवाइए, कोई भी टेस्ट करवाइए, बस मुझसे बात करवा देना। अब मैं फ़ोन रखता हूँ। पिताजी, मुझे बहुत काम है। बंशीधर लाल जी फ़ोन पर हेलो हेलो बोलते रह गए, लेकिन दूसरी ओर से फ़ोन कट चुका था। वे लाचार होकर कुर्सी पर बैठ गए। 2 दिन बाद जब रविवार आया तो नयन ने अपनी पत्नी अंजू से कहा, जल्दी से तैयार हो जाओ, आज माँ पिताजी से मिलने जाना है। क्या? मैं नहीं जाने वाली उस बस्ती में, अंजू ने तपाक से जवाब दिया। तो नयन बोला, लेकिन अंजू, माँ की तबीयत खराब है। 2 दिन हो गए पिताजी का फ़ोन आया था, मिलने जाना तो दूर, मैंने तो उन्हें पैसे तक नहीं भेजे। हाँ, तो ड्राइवर के हाथ भेज दो ना पैसे, लेकिन मुझे चलने को मत कहो। अरे, लेकिन माँ का हाल चाल पूछने तो जाना पड़ेगा ना। यह तो अच्छा हुआ कि पिताजी का दोबारा फ़ोन नहीं आया, नहीं तो मेरे पास तो बिल्कुल भी समय नहीं था वहाँ जाने के लिए। यह सुनकर अंजू बोली, मैं तुम्हें बताना तो भूल ही गई। 2 दिन पहले पिताजी का फ़ोन आया था मेरे फ़ोन पर। क्या? और तुमने बताया तक नहीं? तुम उस समय वीडियो कॉन्फ्रेंस में बिजी थे, वह तुमसे बात करना चाहते थे। मैंने कहा मैं बाद में बात करवा दूंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी वाली बात होगी। नयन ने उसी समय अपने पिता को फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन बिजी जा रहा था। मैं अभी वहाँ जाता हूँ, कहकर नयन तैयार होकर बाहर निकल गया। कुछ देर बाद बंशीधर लाल जी के घर के बाहर एक बड़ी सी चमचमाती गाड़ी आकर रुकी, और गाड़ी से उतरकर नयन घर के अंदर आया। उस समय बंशीधर लाल जी अपने एक दोस्त के साथ बैठे हुए थे। घर के अंदर जाते ही उसने उन दोनों के पैर छुए, अपनी जेब से 10,000 रुपये निकाल कर मेज पर रखे और पास रखे टेलीफोन की ओर देखते हुए बोला, क्या पिताजी, मैंने आपको कितनी बार फ़ोन किया, लेकिन आपका फ़ोन ही नहीं लगा। यह देखो, आपने रिसीवर ही ठीक से नहीं रखा। अच्छा, और मैं जो तुम्हें 2 दिनों से फ़ोन कर रहा हूँ उसका क्या? क्या बताऊँ पिताजी, मैं कितना व्यस्त था। जिस समय आपका फ़ोन आया मैं उस समय सीएम के साथ कॉल पर था। आपने दोबारा फ़ोन क्यों नहीं किया? बेटा, मैंने एक बार नहीं, कम से कम 10 बार फ़ोन लगाया था बहू के मोबाइल पर। यकीन नहीं होता तो देखो मेरा मोबाइल। अच्छा, शायद स्विच ऑफ होगा उसका फ़ोन। चलो छोड़ो, आप यह मिठाई खाओ। आपके बेटे की तरक्की हो चुकी है, कैबिनेट सेक्रेटरी बन चुका हूँ। आप भी लीजिए काका, आप भी खाइए। माँ, जल्दी बाहर आओ, आपकी फेवरेट मिठाई लाया हूँ मैं। बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए। बेटा, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, बंशीधर लाल जी गंभीर स्वर में बोले। तो नयन की हैरानी का तो ठिकाना ही ना रहा। सिर्फ तुम्हारी लापरवाही के कारण मेरी लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए, कहते हुए बंशीधर लाल जी की आंखें आंसुओं से भर आई। क्या? यह क्या कह रहे हैं आप? तभी बंशीधर लाल जी के दोस्त भूषण जी ने कहा, बेटा,
तुम्हारे पिताजी ने डॉक्टर पाठक से सलाह ली तो उन्होंने अच्छे अस्पताल में जाने को कहा, लेकिन बड़े अस्पताल वालों ने तो बिना पैसे के तुम्हारी माँ को एडमिट तक नहीं किया। तुम्हारा यह बूढ़ा बाप अस्पताल वालों के सामने गिड़गिड़ाता रह गया, लेकिन पैसे जमा करवाए बिना वह इलाज शुरू करने को तैयार ही नहीं थे। यह सब सुनकर नयन के होश उड़ गए। वह अपना सिर पकड़ कर बैठ गया। उसकी लापरवाही के कारण ही आज उसकी माँ इस दुनिया में नहीं थी। फिर स्वयं को संभालते हुए बोला, और माँ का अंतिम संस्कार? अंतिम संस्कार भी परसों ही हो चुका है। फिर रोते हुए नयन बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने मुझे बताया तक नहीं। हाँ बेटा, मेरे पास यहाँ बहुत लोग हैं मेरी मदद के लिए। तुम जाओ अपने घर। जब हमें ज़रूरत थी तब अगर तुम वहाँ होते तो आज लक्ष्मी हमारे साथ होती। अब निकल जाओ यहाँ से। और हाँ, अपने यह पैसे भी लेते जाना। अब मुझे इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नयन उदास भाव से अपने घर वापस लौट आया। पिताजी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं तो अपनी माँ के अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाया। नयन के इस बात पर उसकी पत्नी अंजू बोली, लेकिन पिताजी ने उनके अंतिम संस्कार इतनी जल्दी क्यों कर दिया? अंजू, अगर तुमने फ़ोन उठाया होता तो यह नौबत ना आती। यह देखो, तुम्हारे फ़ोन में 10 मिस कॉल हैं, लेकिन नयन यह कॉल्स किसी अननोन नंबर से आए हैं। मुझे कैसे पता चलेगा कि फ़ोन किसका है? 2 दिन बीते तो नयन के पास उसके ससुर का फ़ोन आया। अंजू ने फ़ोन उठाया तो आवाज़ आई, बेटी जल्दी से टीवी ऑन करो। लेकिन हुआ क्या है पापा? सवाल मत पूछो अंजू, न्यूज़ चैनल लगाओ। अंजू ने जल्दी से टीवी चलाया तो सामने खबर आ रही थी, अदालत में आज एक अभूतपूर्व निर्णय लिया गया है। एक औरत जिसकी मृत्यु हार्ट अटैक के कारण हुई है, उसके पति ने अपने बेटे पर उसकी हत्या का आरोप लगाया है और कोर्ट ने भी पुलिस को एफआईआर दाखिल करने का आदेश दे दिया है। और जिस पर हत्या का आरोप लगा है वह कोई और नहीं बल्कि कैबिनेट सेक्रेटरी नयन कुमार है। यह सुनकर तो नयन और अंजू की हवाइयाँ ही उड़ गई। फिर स्क्रीन पर दिखाई दिए बंशीधर लाल जी। तो बताइए सर, जब आपकी पत्नी की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है तो आपने अपने बेटे पर हत्या का आरोप कैसे लगाया? जी मैडम, यह एक हत्या ही है। मेरी पत्नी की मृत्यु मेरे बेटे के लापरवाही के कारण ही हुई है। अगर मेरी पत्नी को समय से इलाज मिल जाता तो वह आज जिंदा होती। मेरा मानना है कि आज बहुत से बुजुर्ग ऐसी ही समस्याओं से गुजर रहे हैं और मैं इस बात का माननीय कोर्ट का आभारी हूँ जो उन्होंने मुझे इन समस्याओं को सामने लाने का मौका दिया है। मुझे पूरा यकीन है कि मुझे न्याय जरूर मिलेगा। यह देखकर तो अंजू का मुंह खुला का खुला रह गया और नयन को तो जैसे काटो तो खून नहीं। जब बंशीधर लाल जी घर लौटे तो उनके पास फ़ोन आया, हेलो पिताजी, आप मेरे साथ यह सब कैसे कर सकते हैं? फिर बंशीधर लाल जी बोले, बेटा अब तो कोर्ट में ही बात होगी, और फ़ोन रख दिया। फिर बंशीधर लाल जी अपनी आराम कुर्सी पर बैठ गए और आंखें बंद की तो आंसुओं से सराबोर आंखों से आंसू निकलकर उनके झुर्रीदार गालों पर गिर गए। धीरे धीरे इस केस की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैलने लगी और इस कारण नयन को नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया। अब मुकदमा कोर्ट में गया तो बंशीधर लाल जी ने अपना केस खुद ही लड़ने का फैसला किया। हालांकि अपनी मदद के लिए उन्होंने वकील हायर किया हुआ था। कार्यवाही शुरू की गई तो बंशीधर लाल जी ने सबसे पहले अपने फैमिली डॉक्टर को बुलाया और पूछा कि जिस दिन मैं अपनी पत्नी को आपके पास चेकअप के लिए लेकर आया था
उस दिन क्या क्या हुआ था, आप सबको बता दीजिए। तो फिर डॉक्टर ने कहा, जिस दिन उन्होंने लक्ष्मी जी का चेकअप किया था तो बंशीधर लाल जी को बताया था कि उन्हें माइल्ड हार्ट अटैक आया है और उन्हें किसी अच्छी अस्पताल में दिखाने की सलाह दी थी। बंशीधर लाल जी के पास फीस के भी पूरे पैसे नहीं थे, इसीलिए मैंने उनसे कहा था कि आप पैसे बाद में दे देना। इस बात पर बंशीधर लाल जी ने कहा, अब आप ही बताइए जज साहब, अगर मेरे पास डॉक्टर की फीस के भी पैसे नहीं थे तो मैं अपनी पत्नी का इलाज बड़े अस्पताल में कैसे करवाता। इसके बाद बंशीधर लाल जी ने एक और डॉक्टर को बुलाया और जज साहब को बताया कि यह उसी अस्पताल के डॉक्टर हैं जिस अस्पताल में वे अपनी पत्नी को इलाज के लिए लेकर गए थे। फिर अस्पताल के डॉक्टर ने अपनी गवाही में कोर्ट को बताया कि जब बंशीधर लाल जी अपनी पत्नी को लेकर आए थे तो उनके पास अपनी पत्नी के इलाज के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, इसीलिए डॉक्टर ने इलाज करने से मना कर दिया क्योंकि यह अस्पताल के प्रोटोकॉल के खिलाफ था। बंशीधर लाल जी ने उन्हें बताया कि उनका बेटा एक IAS ऑफिसर है और वह अगले दिन आकर पूरे पैसे चुका देगा। परंतु जब अस्पताल मैनेजमेंट ने उन्हें अपने बेटे से बात करवाने को कहा तो वह काफ़ी देर तक फ़ोन लगाते रहे, लेकिन अपने बेटे से बात नहीं करवा पाए। डॉक्टर की इस गवाही पर बंशीधर लाल जी बोले, जज साहब, मैं उस रात अपने बेटे को फ़ोन लगाता रहा लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया और फिर जब मैं अपनी बहू को फ़ोन लगाया तो उसने कहा कि नयन अभी किसी काम में व्यस्त है। मैं उसे बताने ही लगा कि इस वक्त बहुत इमरजेंसी है, लेकिन उसने बिना सुने ही फ़ोन काट दिया। जज साहब, पैसे ना होने के कारण कोई डॉक्टर मेरी पत्नी का इलाज करने को तैयार ही नहीं था। उसके बाद जैसे ही मैं अपनी पत्नी को लेकर सरकारी अस्पताल में जा रहा था, उसी दौरान उसकी हालत बहुत अधिक गंभीर हो गई और उसने वहीं रास्ते में दम तोड़ दिया। इस पर नयन के वकील ने अपनी दलील दी और बंशीधर लाल जी को दोषी ठहराते हुए बोला, आपको उसी अस्पताल में रहकर नयन को फिर से फ़ोन करना चाहिए था। कुछ समय बाद वह फ़ोन का जवाब ज़रूर देता, लेकिन आपने अपनी पत्नी को ले जाने में जल्दबाजी दिखाई, जिस कारण उनकी मृत्यु हो गई। फिर बंशीधर लाल जी गुस्से से बोले, एकदम गलत। पूछिए डॉक्टर साहब से कि मैं कितनी देर तक वहाँ इंतज़ार किया और कितनी बार अपने बेटे को फ़ोन लगाया। जब कहीं से कोई मदद नहीं मिली तभी मैं अपनी पत्नी को सरकारी अस्पताल में ले जा रहा था कि शायद उसकी जान बच सके। अगर इससे ज़्यादा इंतज़ार करता तो केवल इतना ही फर्क पड़ता कि मेरी पत्नी सड़क की बजाय अस्पताल में मर जाती। इन बातों को सुनने के बाद जज साहब ने अगली हियरिंग के लिए तारीख दे दी। जैसे ही सुनवाई खत्म हुई और बंशीधर लाल जी बाहर निकले तो मीडिया वाले उनका इंटरव्यू लेने के लिए तैयार खड़े थे, क्योंकि एक आम आदमी होते हुए भी जिस तरह की दलीलें उन्होंने पेश की थी, बड़े बड़े वकील भी उनके आगे घुटने टेक दी। अगली सुनवाई में जज साहब ने बंशीधर लाल जी से पूछा कि आखिर आप इस केस से चाहते क्या हैं। तो बंशीधर लाल जी ने कहा कि उन्हें 2.5 करोड़ रुपए की रकम चाहिए। यह बात सुनकर जज साहब बोले, लेकिन इतने रुपए क्यों? तो बंशीधर लाल जी ने कहा, क्योंकि मैंने आज तक जितने भी पैसे अपने बेटे पर खर्चा किए हैं वह कुल मिलाकर 2.5 करोड़ की रकम बनती है। तभी नयन का वकील बोला, आप पागल हो गए हैं मिस्टर बंशीधर, आप जानते भी हैं आप क्या कह रहे हैं। तो बंशीधर लाल जी बोले, जब नयन 5 साल का था तब हमें पता चला
कि उसे दिल की एक गंभीर बीमारी है जिसका इलाज ऑपरेशन से ही संभव था और जिस पर लाखों रुपए का खर्चा होना था। इतने पैसे बंसीधर लाल जी के पास नहीं थे, तो अपने बेटे के इलाज के लिए उन्होंने अपने गांव की ज़मीन बेच दी थी। अगर आज वह ज़मीन मेरे पास होती तो उसे बेचने पर मुझे लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए मिलते। इसीलिए मुझे उस ज़मीन की आज की कीमत जितनी रकम चाहिए अपने बेटे से, और इसके साथ साथ मुझे वह रकम भी चाहिए जो मैंने अपने बेटे की पढ़ाई पर खर्चा की है। नयन हमेशा से आईएएस बनना चाहता था, लेकिन इसके लिए उसे अच्छी कोचिंग की ज़रूरत थी। कोचिंग की फीस इतनी ज़्यादा थी कि मैं उसे अफोर्ड नहीं कर सकता था। इसीलिए उसकी पढ़ाई के लिए मुझे लाखों का लोन लेना पड़ा, जिसकी किस्त मैं आज तक चुका रहा हूँ। मेरी इतनी हैसियत नहीं थी, लेकिन फिर भी अपनी हैसियत से बाहर जाकर मेहनत करके अपने बेटे को बड़ा किया, और आज जब आईएएस ऑफिसर बन गया तो हमें उसी पुराने मकान में छोड़कर अपनी बीवी के साथ आलीशान बंगलों में रहने लगा। उसके बाद वह हमारी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गया। अपने इकलौते बेटे का चेहरा देखने तक को तरस गए हैं हम लोग। कहते कहते बंसीधर लाल जी रुआंसे हो गए। इन सब बातों से मेरी पत्नी भी टेंशन में रहने लगी थी और शायद इसी वजह से उसे हार्ट अटैक आ गया। फिर भरे गले से बंसीधर लाल जी बोले, जज साहब, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपनी ज़िंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने माँ बाप को ही भूल जाते हैं। जिन माँ बाप ने दिन रात एक करके अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, उन्हीं माँ बाप की बूढ़ी आंखें अपने बच्चों की एक झलक पाने को तरस जाती है। खैर, जिस इंसान पर मैंने अपनी मेहनत के पैसे खर्चा किए, अगर उसे ही मेरी कदर नहीं तो उसे वह सारे पैसे भी वापस कर देना चाहिए। बंसीधर लाल जी की यह दलील सुनकर कोर्ट में बैठे सभी लोगों की आंखें आंसुओं से भर आई। कोर्ट की सुनवाई के बाद नयन और अंजू थके हारे घर पहुँचे तो अंजू के पापा भी वहाँ पहुँच गए। अंजू किचन में चाय बनाने के लिए जाने लगी। तभी नयन ने कहा, अंजू, सच सच बताना, तुम्हें पता था ना कि अननोन नंबर से पिताजी ही फ़ोन कर रहे थे? हाँ, मुझे पता था और मैं जानती थी कि अगर मैंने फ़ोन उठाया तो पिताजी फिर से अपनी परेशानियों का दुखड़ा रोना शुरू कर देंगे, इसीलिए मैंने फ़ोन नहीं उठाया। लेकिन अंजू, सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मैं इतनी बड़ी मुसीबत में फंसा हूँ। लेकिन इसमें मेरी कहाँ गलती है? जब उन्होंने पहली बार फ़ोन किया था तब फ़ोन मैंने ही उठाया था। क्या उस समय वह पूरी बात नहीं बता सकते थे कि माँ की तबीयत खराब है? फिर नयन अपने ससुर जी से बोला, पापा, मुझे लगता है कि जो पैसे मेरे पिताजी ने मांगे हैं मुझे उन्हें दे देना चाहिए। इस बात पर अंजू गुस्से से भड़कते हुए बोली, बिल्कुल नहीं। आज तक तुम्हारे पिताजी ने तुम पर जितने भी पैसे खर्चा किए हैं वह उनका फ़र्ज था। सभी माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं। उन्होंने कुछ नया नहीं किया जो खर्चा के पैसे मांगने निकल पड़े हैं। ऊपर से हमारी ज़माने भर में बेइज्जती करवा कर रख दी। मैं तुम्हें बता देती हूँ, जितनी बदनामी हमारी हुई है ना, अब तो मैं उन्हें एक पैसा नहीं देने दूँगी। शट संजू, बकवास बंद करो। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, नयन गुस्से से चिल्लाया। तो उसके ससुर जी बोले, मेरे पास एक प्लान है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। कैसा प्लान पापा? नयन ने पूछा। तो उसके ससुर जी ने उसे अपनी तरकीब बताई, जिसे सुनकर अंजू के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। नयन को भी वह आइडिया बहुत पसंद आया। तो उसके ससुर जी ने अपने मोबाइल से कही बात की और फिर फ़ोन काटते हुए बोले, बस अगली हियरिंग में बाजी पलटी ही समझो।
कोर्ट की अगली हियरिंग के लिए जब बंशीधर लाल जी कोर्ट में पहुँचे तो वहाँ खड़े सभी पत्रकार अपने अपने चैनल के लिए न्यूज़ बनाने लगे। तभी बंशीधर लाल जी के कानों में एक पत्रकार की आवाज़ आई, ऐसे बेटे को तो फांसी की सज़ा होनी चाहिए, जिसके कारण उसके पिता को इतना दुख झेलना पड़ा। यह सब सुनते ही बंशीधर लाल जी बोले, नयन मेरा बेटा है। यह केस करने के पीछे मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं उसे एक सबक सिखा सकूं, और केवल उसे ही नहीं बल्कि आज की पीढ़ी को भी, जो यह समझती है कि बूढ़े लोग पुराने और बेकार हो चुके फर्नीचर की तरह हैं या फिर एक कबाड़ की तरह हैं। कार्रवाई शुरू हुई तो नयन के वकील ने खुद नयन को ही कटघरे में बुलाया और उसने बयान दिया कि उसके पिता बंशीधर लाल जी को भूलने की बीमारी है। यह सुनकर बंशीधर लाल जी की हैरानी का ठिकाना ना रहा। उसके बाद नयन के वकील ने बंशीधर लाल जी के वकील से भी पूछताछ की, और जब उनसे बंशीधर लाल जी की भूलने की बीमारी की बात पूछी तो उसने भी झूठी गवाही दे दी कि बंशीधर लाल जी बहुत सी बातें भूल जाते हैं। यह सुनकर बंशीधर लाल जी को बहुत गुस्सा चढ़ा। वह समझ गए थे कि उनके वकील का ईमान बिक चुका है और वह विरोधी खेमे में शामिल हो चुका है। लेकिन बंशीधर लाल जी इस स्थिति के लिए भी पूरी तरह से तैयार थे। वे उसी समय वहां खड़े हुए और अपने वकील से ही बोले, वकील साहब, आपने सही कहा, मुझे भूलने की बीमारी है। मुझे तो यह भी याद नहीं कि मैंने यह केस किस दिन फाइल किया था, लेकिन आपको तो याद होगा ना। बंशीधर लाल जी की यह बात सुनकर वकील हड़बड़ा उठा और दिमाग पर जोर डालते हुए बोला, शायद 17 या 18 तारीख को। नहीं, 20 सितंबर। अच्छा, यह बताइए कि केस की सुनवाई कौन कौन सी तारीख को हुई? बंशीधर लाल जी ने पूछा तो वकील बोला, मेरी डायरी में सब लिखा है, अभी देखकर बता देता हूँ। अरे अरे, इतनी तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको याद नहीं तो मैं बता देता हूँ। 24 सितंबर, 4 अक्टूबर, 15 अक्टूबर और आज 27 अक्टूबर। अच्छा, यह बताइए कि हम दोनों अभी जिस टैक्सी में बैठकर आए हैं, उस टैक्सी का नंबर क्या था? इस प्रश्न पर वकील हैरान रह गया। तो फिर बंशीधर लाल जी बोले, चलिए मैं ही बता देता हूँ। MH055346। बंशीधर लाल जी की बात पर नयन और मोहिनी के साथ साथ उनका वकील भी हैरान खड़ा रह गया। उन्होंने साबित कर दिया था कि उनकी याददाश्त बाकी लोगों से कहीं ज़्यादा तेज है। उसके बाद जज साहब अपने फैसले पर पहुंच गए और बोले, भले ही वह अपने माता पिता पर वाह रहा, परंतु उसे अपनी माँ की हत्या का दोषी करार नहीं दिया जा सकता। लेकिन आज तक जितने भी पैसे बंशीधर लाल जी ने अपने बेटे पर खर्चा किए हैं, वह पैसे नयन को उन्हें वापस लौटाने होंगे। यह फैसला सुनकर बंशीधर लाल जी की आंखों से आंसू आ गए और जज साहब के सामने हाथ जोड़ते हुए बोले, मैं जानता था कि नयन को कोई सजग नहीं होगी, परंतु मैं समाज में जागरूकता लाना चाहता था ताकि आज की पीढ़ी अपने माँ बाप की कद्र करे और उन्हें सम्मान दे। उसके बाद जब बंशीधर लाल जी घर पहुँचे तो उनके दोस्त भूषण जी उनके पास आए और बोले, यार बंशीधर, मैं तो तेरा बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरा बेटा जो बेंगलुरु में नौकरी करता था, महीने में 1 या 2 बार बड़ी मुश्किल से फ़ोन किया करता था, लेकिन जब से तुमने अपने बेटे के खिलाफ़ केस दाखिल किया, उसके बाद से वह मुझे दिन में 2 बार फ़ोन करने लगा है, और तो और हर वीकेंड पर मिलने भी आता है।
यह सुनकर बंशीधर लाल जी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। 2 महीने बीते तो एक दिन नयन के पास एक फ़ोन आया। हेलो बेटा नयन, जन्मदिन मुबारक हो। यह सुनकर नयन की हैरानी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि यह आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि उसकी माँ लक्ष्मी जी की थी। माँ, आप जिंदा हैं? कहते हुए नयन की आवाज़ कांपने लगी। तो दूसरी ओर से बंशीधर लाल जी बोले, हाँ बेटा, तुम्हारी माँ जिंदा है। वह हमें छोड़कर कहीं नहीं गई थी। मैंने ही दुनिया वालों के सामने झूठ बोला था। यह सुनकर नयन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और सामने खड़ी अंजू को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। जब फ़ोन रखा और नयन ने जब अंजू को यह बात बताई तो वह गुस्से से तमतमा उठी। अब मैं उन्हें दिखाऊंगी कि कोर्ट में किसी को कैसे घसीटा जाता है। यह तुम क्या कह रही हो अंजू? नयन बोला। तो अंजू ने कहा, उनकी वजह से हमारी जितनी बदनामी हुई है तुम्हें अंदाज़ा भी है। हर सोशल मीडिया साइट पर हमें ट्रोल किया जा रहा है। बाहर निकलती हूँ तो लोग मुझे देखकर तरह तरह की बातें करते हैं। घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। अब मैं उन्हें जेल भिजवा दूंगी। अंजू शांत हो जाओ। बिल्कुल नहीं, अब तुम देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। कहते हुए अंजू ने अपने पापा को फ़ोन लगाया। अगले ही दिन पुलिस बंशीधर लाल जी को गिरफ्तार करके ले गई और केस रीओपन हो गया। जैसे ही पुलिस सुनवाई के लिए बंशीधर लाल जी को अदालत में ले गई तो मीडिया वाले बोले, अरे बाबा, आपने ऐसा क्यों किया? सब लोगों को आप पर कितना विश्वास था। तब बंशीधर लाल जी मुस्कुराते हुए बोले, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। सुनवाई के दौरान बंशीधर लाल जी ने सारी घटना की सच्चाई पूछी गई तो उन्होंने कहा, जब मेरी पत्नी को एक अस्पताल में इलाज देने से मना कर दिया गया तो मैं उसे ऑटो में बैठाकर दूसरे अस्पताल ले जाने लगा। लक्ष्मी बिल्कुल बेसुध हो चुकी थी। मैं रास्ते में ही भोलू को फ़ोन कर दिया। वह भोलू जिसकी मैंने बरसों पहले थोड़ी सी मदद की थी, वह तुरंत मेरी मदद के लिए वहाँ पहुँच गया, जबकि मेरा अपना बेटा जो मेरा खून था उसे मेरी परेशानियों से कोई सरोकार नहीं था। भोलू ने तुरंत अस्पताल में पैसे जमा करवा दिया और लक्ष्मी का इलाज शुरू हो गया। दूसरे दिन उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया तो मैंने उसे भोलू के साथ उसके घर पर ही भेज दिया। लेकिन नयन से मैं अभी नाराज़ था, क्योंकि उसके कारण आज उसकी माँ की मृत्यु भी हो सकती थी और उसे सबक सिखाने के लिए ही मैंने एक झूठा डेथ सर्टिफिकेट इशू करवाया ताकि मैं उसके खिलाफ एक केस फाइल कर सकूं। यह सारी बात सुनकर अंजू गुस्से से आग बबूला हो गई और बोली, देखिए जज साहब, सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। यह अपने ही बेटा बहू से इस हद तक नफरत करते हैं कि उनके पूरे शहर में इज्जत की धज्जियां उड़ा कर रख दी। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि आप इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दें और जो पैसे इन्होंने हमसे झूठ बोल कर लिए हैं वह ब्याज समेत हमें वापस दिलवाएं। लक्ष्मी जी जो कोर्ट में बैठी सारी बातें सुन रही थी, अब चुप ना रह सकी और कटघरे में आकर बोली, हमारा बेटा नयन शादी के पूरे 5 साल बाद पैदा हुआ था। इसे पाने के लिए हमने कितने व्रत रखे, कितनी पूजा पाठ की, उसके बाद भगवान ने हमारी सुनी। जिस बच्चे को हमने इतनी मिन्नतों से पाया, इतने प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया, उसे उसके पैरों पर खड़ा किया, तो क्यों हम उससे नफ़रत करेंगे। हमारा बेटा अफसर बन गया, हम लोगों से अलग हो गया, फिर भी हमारा प्यार उसके लिए कम नहीं हुआ। यह सुनकर नयन की आंखें
आंसुओं से भर उठी। फिर लक्ष्मी जी बोली, और जहाँ तक रही बहू की बात, तो नयन तो फिर भी 6 महीने में एक बार हमसे मिलने आ जाता था, लेकिन बहू उसके साथ कभी नहीं आई। बेसन के लड्डू, नारियल की बर्फी, देसी घी की पिनिया, यह सब बहू को बहुत पसंद था। सब बनाकर भेजती थी मैं उसके लिए। 1 साल पहले बहू बीमार पड़ गई थी, इतनी बीमार कि उसकी जान पर बन आई थी, और उसके यही ससुर जी नंगे पैर चलकर त्र्यंबकम मंदिर गए थे अपनी बहू की सलामती की प्रार्थना करने के लिए। और आज हमारी बहू कहती है कि हम उनसे नफरत करते हैं। अंजू बहू, जो रुपए तुम अपने ससुर जी से मांग रही हो ना, उसमें से 1 पैसा भी अब उनके नाम पर नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने तो अपने बस्ती वाला मकान भी बेच दिया है। यह सुनकर अंजू का वकील बोला, झूठ, बिल्कुल झूठ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतने पैसे आपने खर्चा कर दिए। तब लक्ष्मी जी बोली, लेकिन ऐसा ही हुआ है। मेरे पति ने उन पैसों से एक बहुत बड़ा वृद्धा आश्रम बनवाया है, जिसमें औलाद द्वारा दुत्कारे हुए बूढ़े लोगों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध है, ताकि वे लोग अपने जीवन की संध्या बेला में आनंद से रह सकें। वे जानते थे कि उन्होंने अपराध किया है, और एक दिन यह सच सबके सामने भी आएगा, परंतु वे लाखों बुजुर्गों की परेशानियां, उनका दर्द, उनके दुख सबके सामने लाना चाहते थे, और अपने इस मकसद में वे कामयाब भी हुए हैं। यह सारी बातें सुनकर अदालत में बैठे सभी लोग तालियां बजाने लगे, और शायद अंजू के कठोर हृदय में भी कुछ भावनाएं जागृत हो गई। खड़ी होकर वह बोली, जज साहब, मैं अपना केस वापस लेती हूँ, और कोर्ट से बाहर चली गई। तभी जज साहब बोले, केस तो वापस ले लिया गया है, लेकिन बंसीधर लाल जी ने जो किया उसे अदालत माफ़ नहीं कर सकती, इसीलिए उन्हें 3 महीने कैद की सज़ा सुनाई जाती है। बंसीधर लाल जी ने खुशी खुशी सज़ा को स्वीकार किया, और 3 महीने बाद जब जेल से निकल कर आए तो अंजू और नयन ने आकर उनसे माफ़ी मांगी, और पुरानी बातें भूलकर उन दोनों को अपने साथ चलने को कहा। अपने बेटे बहू को तो बंसीधर लाल जी ने माफ़ कर दिया था, लेकिन वे अब उनके साथ नहीं, बल्कि अपने वृद्ध साथियों के साथ रहना चाहते थे। इसीलिए वे अपनी पत्नी लक्ष्मी जी के साथ लेकर अपने वृद्धा आश्रम में ही रहने चले गए। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी, और यह कहानी आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।